Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Today is 15th June 2021. Let's start the Economic Times analysis. The first news article has been given on page number 2 is that CPI soars to 6th month high, WPI also at record peak. Right? It was said in this news article is retail inflation as measured by the consumer price index accelerated to 6.3% in May from 4.23% in April, breaching the upper band of the RBI's 2 to 6% range for the first time in 6 months. Right? ये बोल रहा है कि रिटेल इन्फ्लेशन जो सीपीआई के द्वारा मेजर की जाती है वो 6.3% मई में एक्सेलेरेट हुई है, जो अप्रैल में 4.23% थी. ठीक है. और आरबीआई का जो रेंज थी कि इन्फ्लेशन रेट 2 से 6% के बीच में रहना चाहिए, उसको इसने जो है ये इससे ज़्यादा हो गया है. तो ये बता रहा है. द होलसेल प्राइस इंडेक्स रिलीज्ड सेपरेटली बाय द कॉमर्स डिपार्टमेंट showed inflation at 12.94% in May, the highest in the current series with 2011 to 12 as the base, magnified by the year earlier low base. Right? ये बता रहा है कि जो WPI है होलसेल प्राइस इंडेक्स है वो सेपरेटली रिलीज़ किया जाता है कॉमर्स डिपार्टमेंट के द्वारा. और WPI शोड ये इन्फ्लेशन इसका भी बढ़ गया है. WPI इन्फ्लेशन भी बढ़ा है 12.94% तक. और इसका जो बेस है WPI का वो 2011-12 है. और इसका जो रीज़न है वो लो बेस इफ़ेक्ट है. राइट. हम देखेंगे कि लो बेस इफ़ेक्ट क्या होता है, बेस इफ़ेक्ट क्या होता है, WPI क्या होता है, CPI क्या होता है. ठीक है. Firstly, we have to understand the meaning of inflation. Inflation is rise in prices of goods and services that we use on daily basis, such as food, clothing, housing, entertainment, and transport, etc. Right? In India, inflation is measured by two main indices, that are WPI and CPI. Now, let me explain what are WPI and CPI. WPI measures the changes in prices of goods sold and traded in bulk by wholesale business to other business. Right? जैसे आप जानते होंगे कि जो भी प्रोडक्शन होता है वो पहले फैक्ट्री में होता है, फैक्ट्री से होलसेलर के पास जाता है और होलसेलर से फिर शॉपकीपर थोक में सामान वहाँ से खरीदता है और फिर कंज्यूमर शॉपकीपर से लेता है. अब देखो यहाँ पे क्या होता है कि जब शॉपकीपर होलसेलर से सामान थोक में लेता है तो एक तो शॉपकीपर होलसेलर को प्राइस पे करता है और दूसरा जब कंज्यूमर शॉपकीपर से सामान खरीदता है तो वहाँ पे कंज्यूमर शॉपकीपर को प्राइस पे करता है. तो यहाँ पे हमारे पास कितने प्राइस हो गए, 2 प्राइस हो गए. और जो कंज्यूमर प्राइस पे करता है शॉपकीपर को वो उस प्राइस से ज़्यादा होता है जो शॉपकीपर होलसेलर को देता है. ठीक है. तो यू सी देयर आर 2 प्राइसेस, वन एट कंज्यूमर लेवल एंड अदर एट होलसेल लेवल. राइट. सो CPI and WPI were derived to measure inflation due to these two type of inflation. Two type of prices. Right. As you know, when inflation increases, that will lead to decrease in purchasing power. आपको पता ही होगा कि जैसे इन्फ्लेशन बढ़ता है तो हमारी जो परचेजिंग पावर होती है वो कम हो जाती है. बट इफ़ यू सी लिटिल बिट ऑफ इन्फ्लेशन इज रिक्वायर्ड बिकॉज दैट मोटिवेट द प्रोडक्शन. बट यहाँ पे बात ये भी आती है कि पता है कि इन्फ्लेशन के बढ़ने से परचेजिंग पावर कम हो जाती है, बट इन्फ्लेशन का थोड़ा बढ़ना भी ज़रूरी है
क्योंकि इससे जो है जो प्रोड्यूसर्स हैं उनको मोटिवेशन मिलता है प्रोड्यूस करने के लिए। जब प्राइस अच्छा मिलता है उनको अपने प्रोडक्शन पर, तो उनको ऐसे लगता है कि हमारे लिए मतलब इनकम का सोर्स होता है, तो उनको अच्छी इनकम मिलती है। जब प्राइस अच्छा होता है तो वो और ज़्यादा प्रोड्यूस करने के लिए मोटिवेट हो जाते हैं, राइट। इफ़ यू टॉकिंग अबाउट होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन, दैट मीन्स प्राइस राइजेस फ्रॉम द मैन्युफैक्चरिंग साइड, ठीक है। बट you also have to understand the general public in India does not buy product at wholesale price. That's why RBI depends more on CPI than WPI in measuring inflation, because WPI excludes prices of services such as education, healthcare and rents etc. right? ये बता रहा है कि जो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन है वो मैन्युफैक्चरिंग साइड से जब प्राइस राइज होता है तो वो होलसेल प्राइस इन्फ्लेशन कहलाता है। परंतु क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो इंडिया में जो जनरल पब्लिक है वो होलसेल से तो प्राइसेस नहीं, होलसेल से तो प्रोडक्ट नहीं लेती है ना, वो तो शॉपकीपर से ही लेती है, ठीक है। इसलिए आरबीआई जब इन्फ्लेशन को मेजर करता है तो वो सीपीआई कंसीडर करता है, ठीक है। तो जो डब्ल्यूपीआई है, एक तो वो जो सर्विसेज के प्राइसेस है उनको भी एक्सक्लूड करता है, इस वजह से भी आरबीआई जो है सीपीआई कंसीडर करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट, if you know, there are two things that you have to understand about inflation. You have already heard in newspaper headline inflation, core inflation, right? So one is the headline inflation and other one is core inflation. The government and policy makers often use core inflation in policy decision. So basically core inflation is equal to headline inflation minus volatile inflation, right? Headline inflation is the total inflation for the economy, and volatile inflation is food and energy products, vegetables, etc., right? CPI is better indicator of demand side pressure. On the other hand, WPI is better indicator of price rise from the manufacturing or wholesaler side, right? Now there are some reasons of increasing CPI and WPI in this article has been given, right? Such as rising food and fuel prices boost inflation, and second one is core inflation at above 6-year high remains key worry, right? Double digit manufacturing inflation despite tepid demand, and financial year 22 CPI seen 5 to 5.5% on rising energy cost. Higher vegetable inflation likely in summer, and relaxed lockdown restrictions to ease supply, right? देखो जब फ्यूल प्राइसेस बढ़ता है तो जो प्रोडक्ट को ले जाने की जो कॉस्ट है वो भी बढ़ जाती है, तो इसलिए उस प्रोडक्ट का प्राइस भी हाई हो जाता है, तो उसकी वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है। और दूसरा ये बता रहा है कि जो कोर इन्फ्लेशन है वो बढ़ता है, वो कब बढ़ता है? जब हेडलाइन इन्फ्लेशन बढ़ती है, ठीक है। तो यहाँ पे तो वेजिटेबल इन्फ्लेशन भी समर में बढ़ी थी। और जो दूसरा बताया है डबल डिजिट मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन डिस्पाइट टैबिट डिमांड, ये बता रहा है कि जो मैन्युफैक्चरिंग इन्फ्लेशन है वो उसके बढ़ने से भी इन्फ्लेशन बढ़ता है, जबकि डिमांड जो है बढ़ती ही नहीं है। ये हमें ये बता रहा है कि डिमांड के ना बढ़ने पर भी मैन्युफैक्चरिंग साइड से इन्फ्लेशन बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन बढ़ जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, जैसे देखो जो इन्फ्लेशन है वो दो तरह से ही बढ़ता है। एक तो डिमांड पुल इन्फ्लेशन होता है, दूसरा सप्लाई पुश इन्फ्लेशन होता है, ठीक है। जब डिमांड की बढ़ने की वजह से इन्फ्लेशन हो जाता है तो उसको डिमांड पुल इन्फ्लेशन बोलते हैं। और जो अगर सप्लाई साइड से
सप्लाई में चेंज होने की वजह से जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो उसको कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन बोलते हैं। जैसे अगर किसी चीज़ की सप्लाई कम हो जाती है तो उसके प्राइसेस ऑब्वियस है बढ़ेंगे, ठीक है। तो यही बात यहाँ पे दी है कि डिमांड यहाँ पे बढ़ी नहीं है फिर भी प्राइसेस बढ़ रहे हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि वाई दीज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग व्हेन द डिमांड इज़ लो, राइट। लॉकडाउन में हमने देखा होगा, देखा ही है कि कंज्यूमर डिमांड कम थी लेकिन जो गुड्स और सर्विसेज के जो प्राइसेस है वो बहुत हाई थे। तो वाई दीज प्राइसेस आर इंक्रीजिंग व्हेन द डिमांड नॉट दैट हाई, राइट। In this kind of situation, you have to figure out who is exercising the pricing power, right? As you know, due to imposing lockdown and restriction on business and mobility, large number of population is suffering severe unemployment, slashed wages, diminishing savings, and uncertain job prospects, right? That means it is clear that consumer side is not exercising the pricing power, but on the other hand government also imposed restrictions on business and transportation. These business manufacturers and wholesale supplier depends on agricultural industry. That means the main reason during the lockdown is supply side of agricultural industry got disrupted. यहाँ से हमें पता चलता है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ी है उसका जो मेन कारण क्या है, वो सप्लाई साइड कारण है, ठीक है। क्योंकि सप्लाई साइड लॉकडाउन की वजह से जो है जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री का जो सप्लाई साइड है वो डिस्ट्रप्ट हुआ था, ठीक। Have you got it? Right? So, once the market started opening, manufacturer and wholesale supplier started with their procurement business as a result in the price to squeeze in their profit margin. देखो जब जैसे ही लॉकडाउन खुलता है तो जो होलसेल सप्लायर है वो प्रोडक्ट को प्रोक्योर करने में लगे होते हैं ताकि उनको प्रॉफिट मिले, राइट। इफ़ द होलसेलर इंक्रीज द प्राइस नेचुरली द रिटेलर हैज़ टू इंक्रीज देयर प्राइसेस। अगर होलसेलर ही अपने प्राइसेस को इंक्रीज करता है तो जो रिटेलर है वो तो ऑब्वियस सी बात है नेचुरली वो अपने प्राइसेस को इंक्रीज करेगा। क्योंकि ये तो हमने पहले देखा कि जो कंज्यूमर पे करता है शॉपकीपर को उनका प्राइस जो है ज़्यादा होता है जो शॉपकीपर होलसेलर को प्राइस पे करता है। अगर होलसेलर अगर प्राइस को बढ़ा रहा है तो नेचुरली शॉपकीपर तो बढ़ाएगा ही, ठीक है। ये था हमारे पास एक। अब एक हमने देखा था इसमें कि क्या बोलते हैं बेस इफेक्ट, लो बेस इफेक्ट, राइट। द बेस इफेक्ट रेफर्स टू द इम्पैक्ट ऑफ द राइज इन प्राइस लेवल इन द previous year over the corresponding rise in price levels in the current year, right? जो जैसे इसको ना बेस लास्ट ईयर का मानते हैं। जैसे जो पिछली साल जो प्राइस राइज हुआ है उसके कंपैरिजन में जो करंट ईयर है उसमें कितना राइज प्राइस जो है प्राइस लेवल राइज हुआ है, ठीक है। तो इसलिए उसको बेस इफेक्ट बोलते हैं क्योंकि बेस इसमें पिछली साल का मानते हैं, ठीक है। If the price index had risen at a high rate in the corresponding period of the previous year leading to a high inflation rate, some of the potential rise is already factored in. Therefore, a similar absolute increase in the price index in the current year will lead to a relatively lower inflation rates, right? And on the other hand, if the inflation rate was too low in the corresponding period of the previous year, even a relatively smaller rise in the price index will arithmetically give a high rate of current inflation, right? So this is base effect, right? Now next news is regarding Adani Group says no fridge on
अकाउंट ऑफ 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स, राइट। ये बोल रहे हैं कि जो पिछले कल न्यूज़ आई थी कि जो अदानी ग्रुप्स हैं, अदानी ग्रुप्स के जो 3 फॉरेन इन्वेस्टर्स के अकाउंट है वो NSDL ने फ्रीज किए हैं, पर ये एक रूमर है, ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ठीक है। तो ये आज इन्होंने बताया है कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है, ठीक है। यहाँ बताया है NSDL क्लैरिफाइज FPI अकाउंट स्टेटस एक्टिव, कि जो FPI अकाउंट्स है वो एक्टिव है, NSDL ने क्लैरिफाई किया है, ठीक है। नेक्स्ट न्यूज़, NHAI प्लान्स टू एक्सपेंड इनविट साइज। यहाँ पे देखो ये इनविट साइज क्या होते हैं ये हमने देखना है। अब जो NHAI है ये है नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, राइट। इसने ये प्लान कर रही है कि जो इनविट साइज है उनको एक्सपेंड करना। इनविट क्या है? इनविट है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट, राइट। ये होते क्या है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट? दीज आर इंस्टीट्यूशन सिमिलर टू म्यूचुअल फंड्स। जैसे म्यूचुअल फंड होते हैं ना, वैसे ही ये भी होते हैं। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि ये क्या करता है कि इन्वेस्टर से पैसा लेते हैं और फिर अलग अलग जगह इन्वेस्ट करता है, जैसे शेयर मार्केट में कर दिया, बॉन्ड मार्केट में किया, ऐसे होते हैं म्यूचुअल फंड, राइट। तो ये भी एक तरह का इंस्टीट्यूशन ही है और म्यूचुअल फंड की तरह ही काम करता है, ठीक है। तो जैसे म्यूचुअल फंड में एक ट्रस्टी होगा, एक स्पॉन्सर होता है, इन्वेस्टमेंट मैनेजर होता है और प्रोजेक्ट मैनेजर होता है। तो इसमें भी एक ट्रस्टी है, स्पॉन्सर होता है, ठीक है, और इन्वेस्टमेंट मैनेजर है और प्रोजेक्ट मैनेजर है, ठीक। तो ये जो NHAI है इसने इसको क्यों सेटअप किया है? इसने फंड्स के लिए इसको सेटअप किया है कि यहाँ से इसको फंड्स मिलेंगे। से ये काम क्या करता है कि सबसे जैसे इन्वेस्टर्स इसमें पैसा इन्वेस्ट करेंगे, फिर ये उस पैसे को किसी और प्रोजेक्ट में लगाते हैं, ठीक है। तो जो NHAI है वो ऑलरेडी जो उसने नेशनल हाईवे कंप्लीट है उनको मोनेटाइज करते हैं। उसको मोनेटाइज करने के थ्रू जो है वहाँ से पैसे आते हैं NHAI को। तो ये वैसे NHAI को इस फंड्स की ज़रूरत क्यों है ये हम देखेंगे। क्योंकि देखो एक तो इतना बड़ा प्रोजेक्ट है भारतमाला प्रोजेक्ट, तो उसमें नेशनल हाईवे उसको कंप्लीट करने के लिए, जो ये भारतमाला प्रोजेक्ट है उसको कंप्लीट करने के लिए फंड्स तो चाहिए। वो फंड्स कहाँ से आएंगे? तो इसको फंड करने के लिए ही NHAI को इसकी ज़रूरत पड़ी, ठीक है। तो इन्होंने इसको सेटअप किया है। तो सेटअप करके ये क्या करेगा, कैसे काम करेगा? तो ये कैसे काम करेगा वो हम देखेंगे कि जैसे NHAI क्या करेगा, जो कंप्लीटेड नेशनल हाईवे है उसको मोनेटाइज करेगा। मोनेटाइज कैसे करेगा कि उसको किसी प्राइवेट कंपनी को सेल कर देगा। अब प्राइवेट कंपनी कैसे बाय करेगी? वो पहले ये देखेगी कि जो भी NHAI ने जो नेशनल हाईवे कंप्लीट किया है उसके ऊपर जो टोल कलेक्शन है वो कम से कम 1 साल का रिकॉर्ड देखेगी कि कितना टोल कलेक्शन होता है इस नेशनल हाईवे से, ठीक है। और दूसरा वो ये भी देखेगी कि जो NHAI है उसका उस नेशनल हाईवे पर टोल लगाने का राइट है या नहीं है, ठीक है। ये सब चीज़ें जज करने के बाद वो NHAI को इकट्ठे ही फंड देगी और फिर 20-30 साल के लिए फिर जो वहाँ से जो टोल कलेक्शन वगैरह होता वो उस कंपनी को जाएगा, फिर वो NHAI को नहीं जाएगा, क्योंकि उसने NHAI को पहले ही पे कर दिया है, ठीक है। तो फिर वो जैसे ठेका नहीं होता है कि इतने साल के लिए आप यहाँ का जो टोल कलेक्शन होगा वो आपको रहा, वैसा ही सिस्टम इधर भी है, ठीक है।
अब देखो इससे क्या फ़ायदा होगा इकोनॉमी को, ठीक है। इकोनॉमी को ये फ़ायदा होगा कि जो जीडीपी है उसमें क्या क्या आता है वो हमने जो प्रीवियस लेक्चर है उसमें भी देखा था कि जीडीपी में कंजम्पशन आता है, इन्वेस्टमेंट आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर आता है। हमने देखा कि एट अ टाइम व्हेन प्राइवेट सेक्टर इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी हैज़ डिक्लाइन, फंड रेजिंग बाय NHAI and spending on infrastructure will not only provide a fillip to the economy, right, but will also crowd in private sector investment, right? तो इन सब चीज़ों से क्या होगा, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट कम है, कंजम्पशन भी कम होता है, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो बढ़ेगा, उसकी वजह से जीडीपी भी ग्रोथ करेगी, ठीक है। तो ये फ़ायदा होगा इकोनॉमी को इससे। नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट टॉपिक विल बी, we will go to page number 8. Here news has been given. RBI aims to tackle micro loan burden with new MFI rules. यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एक तो देखो कोविड की वजह से जो माइक्रो फाइनेंस है वो बहुत ज़्यादा नुकसान में चले गए थे, तो इसलिए आरबीआई ने एमएफआई को रेगुलेट किया है, ठीक है। तो ये बोल रहा है कि आरबीआई सेड द लोन शुड बी गिवन इन सच अ वे दैट द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट एंड रीपेमेंट ऑफ प्रिंसिपल फॉर एन आउटस्टैंडिंग लोन्स शुड नॉट क्रॉस 50% ऑफ द हाउस होल्ड इनकम। कि ये बोल रहा है कि जो भी लोन लिए होते हैं, जो भी लोन लिए हैं माइक्रो फाइनेंस ने, तो उनका जो पेमेंट है और इंटरेस्ट का जो पेमेंट है और प्रिंसिपल का जो रीपेमेंट है, दोनों को मिला के जो हाउस होल्ड इनकम है उनकी, उसके 50% से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो ये एक कैप बोल सकते हैं कि RBI's proposal include cap on payment of interest and repayment of principal of all outstanding loans at 50% of the household income, right? That's it for today, and thank you.